नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। बात आज करेंगे हम उत्तर प्रदेश से लेकर के यूएस तक यानी अमेरिका तक। उत्तर प्रदेश में एक मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं आनंद स्वरूप शुक्ला जी। उनका कहना है कि भारत के मुसलमानों के पूर्वज भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शंकर के वंशज हैं और उन्हें काबा की धरती देखने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को भारत की भूमि यानी भारत की धरती और संस्कृति के आगे नमन करना चाहिए। शुक्ला जी का यह भी दावा है कि मोदी और योगी सरकार ने इस्लामिक स्टेट बनाने की मंशा रखने वाली सोच को मटियामेट करके देश में हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति का परचम लहरा दिया है। बीजेपी सरकार के एक मंत्री की इस बात पर जो है क्या कर सकते हैं, क्या करें, गर्व करें या कुछ और करें। मोदी जी ने देश में हिंदुत्व का परचम लहरा दिया है, ये बात कह रहे हैं। और उधर मोदी जी एक अरसे के बाद अमेरिका पहुंचे हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहुंचे हैं, लेकिन वहां उन्हें लोकतंत्र का ज्ञान दे दिया गया है और ये ज्ञान मिला है वहां अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से। पिछली बार आपको याद होगा कि मोदी जी ने कहा था जब ट्रंप की सरकार थी कि अब की बार ट्रंप सरकार, उन्होंने ट्रंप का नारा दिया था, ट्रंप को फिर से लेके आइए, ये नारा दिया था। और उसके बाद नमस्ते ट्रंप भी यहां किया गया था, जिसके बाद आपको याद होगा कि हमारे यहाँ लॉकडाउन की परिस्थिति आ गई थी, उत्पन्न हो गई थी और लॉकडाउन ऐसा लगाया गया कि उसके बाद से परिस्थितियां कैसी बदल गई आप सब जानते हैं। पहला लॉकडाउन, फिर दूसरा लॉकडाउन और पहली लहर और दूसरी लहर। खैर, लेकिन ना तो नारा काम आया और न ही मोदी जी का नमस्ते ट्रंप काम आया। ट्रंप जी जो हैं वो चले गए और जो बाइडन आ गए। अब जो बाइडन जो हैं वहां के राष्ट्रपति, उनके मेहमान बनकर के पहुंचे हैं अमेरिका हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कल हवाई जहाज में फाइलें निपटाते हुए उनकी तस्वीरें खूब वायरल हुई थी, आप लोगों ने देखी उन तस्वीरों को। और आज कमला हैरिस के साथ मुलाकात सोशल मीडिया पर छाई रही है क्योंकि उन्हें लोकतंत्र की बात कही जा रही है, बचाने की बात कही जा रही है। खैर, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय, इन सब ने इस मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट की हैं और इस यात्रा को बहुत ही इंपॉर्टेंट यात्रा बताया है, महत्वपूर्ण यात्रा बताया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तरफ से अब तक इस मुलाकात को लेकर के सोशल मीडिया के जरिए एक भी पोस्ट सामने नहीं आया है, एक भी पोस्ट कमला हैरिस ने नहीं की है कि हां आज हमारी मुलाकात मोदी जी से हुई, देश के भारत के प्रधानमंत्री से हुई, बहुत ही ताकतवर प्रधानमंत्री से हुई। उन्होंने ऐसा कुछ कोई पोस्ट नहीं किया है, ना ही कोई वीडियो जारी किया है। खैर, जबकि मोदी के बाद जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है कमला हैरिस की और उस फोटो को, वीडियो को कमला हैरिस ने पोस्ट किए हैं। इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री के सम्मान, भारत की आन बान और शान को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। इस बात पर चिंता जताई जा रही है कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति ने मोदी जी से मुलाकात पर ट्वीट करना जरूरी क्यों नहीं समझा। वैसे दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, अफगानिस्तान संकट और हिंद प्रशांत क्षेत्र के खतरों समेत वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की है और एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और इस दौरान कमला हैरिस ने मोदी जी से कहा है कि लोकतंत्रों की रक्षा करना दोनों देशों का कर्तव्य है और ये लोकतंत्र, आप समझ लीजिए, लोकतंत्रों की यानी कि डेमोक्रेसी की रक्षा करना दोनों देश, अमेरिका और भारत का कर्तव्य है और ये दोनों देशों के लोगों के हित में है। कमला हैरिस ने यह भी कहा है कि चूंकि दुनिया भर में लोकतंत्र खतरे में है, इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने देशों और दुनिया में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संस्थानों की रक्षा करें। देश का विपक्ष, उदार सोच वाले बुद्धिजीवी, प्रगतिशील लोग पिछले 7 सालों से जिस लोकतंत्र को बचाने की अपील मोदी जी से कर रहे हैं, जिस राजधर्म को निभाने की नसीहत मोदी जी के मेंटोर आप कहें तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दी थी, आज वही बात अमेरिका में उपराष्ट्रपति अमेरिका की कमला हैरिस ने कही है। मोदी जी ने सोचा नहीं होगा कि इस बार अमेरिका में उन्हें ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन राजनीति ऐसी ही अजीबोगरीब संभावनाओं और हकीकतों का खेल है दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो खैर, अमेरिका से वापस लौटते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां चुनाव सिर पर हैं और योगी सरकार अपने 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है। इसी रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंटेशन पर आनंद स्वरूप शुक्ला, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं योगी सरकार में, उन्होंने हिंदुत्व का परचम लहराने वाला दावा किया है। चुनाव में भाजपा का एजेंडा अभी से तय दिख रहा है। अब्बा जान से शुरू हुई बात अब इस्लामिक स्टेट के खात्मे तक पहुंच गई है, लेकिन ऐसा करते हुए बीजेपी फिर सत्ता तक पहुंचेगी या नहीं, आज न्यूज पॉइंट में इसी पर चर्चा करेंगे। वैसे अमेरिका में जहां मोदी जी को लोकतंत्र पर नसीहत मिल रही है दोस्तों, तो वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में योगी जी को
शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने खरी खरी सुना दी है। राज्य में दरअसल उत्तर प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों के लिए शंकराचार्य ने एक तरफ जहां पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की तारीफ की, तो दूसरी तरफ विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों को लेकर के पूर्व सीएम मायावती की भी तारीफ कर डाली। योगी जी के सामने उनके दो बड़े विरोधियों की तारीफ करके शंकराचार्य ने योगी जी के लिए अजीब सी मुश्किल पैदा कर दी। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने किसी तरह बात को संभालते हुए संस्कृत पर योग्य शिक्षकों को तैयार करने के लिए धार्मिक संस्थाओं को आगे आने का आह्वान किया है और आश्वासन दिया है कि सरकार इसमें पूरा साथ देगी। तो आपने देखा कि अमेरिका से उत्तर प्रदेश तक मोदी जी और योगी जी दोनों को खरी खरी बातें सुननी पड़ रही हैं, देखनी पड़ रही हैं। हालांकि भाजपा दोनों नेताओं के भरोसे ही चुनाव में उतर रही है। ये भरोसे की बात मैं क्यों कह रहा हूं, आइए सबसे पहले अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, आपको कुछ विजुअल्स दिखाते हैं। ये जो इतनी बातें जो मैं कह रहा था, इनके सपोर्ट में कुछ विजुअल्स देख लीजिए। बहुत सारे साथी हमारे हैं जो कहते हैं कि आप मोदी जी की तारीफ नहीं करते हैं, तो अब मैं रोज एक तारीफ लेकर के आने वाला हूं, जिसमें से एक तारीफ अभी आपको सुनाने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले केंद्रीय मंत्री जो हैं, जो अब उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कह रहे हैं कि बहुत ही लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री और लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। उनकी बात सुनते हैं कि क्या कुछ कहा है उन्होंने मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए, वो सुन लेते हैं और उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी बातें आपको सुनानी है। तो आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा है, आइए उसे सुनते हैं। उत्तर प्रदेश और भारत की उच्च शिक्षा की, भारत की प्राथमिक शिक्षा की, भारतीय शिक्षा की बहुत गहरा संपर्क है। मैं उस विभाग के काम को भी जिम्मेवारी निभाने के लिए भी आते रहूंगा, लेकिन इस बार तो विशेष करके चुनाव की दायित्व के रहते हुए मैंने जो 3 दिन से महसूस किया, कल भी 2 सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं गोरखपुर के इलाका में था। मित्रों, मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के ऊपर प्रदेश की जनता की अटूट भरोसा है। उसी भरोसा के आधार पर प्रजातंत्र में भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी होती है, विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। समाज की सभी वर्गों की विकास के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और आजादी के 75 साल की अवसर पे आने वाले जो 25 साल शताब्दी के लिए जो प्रवास होगी, उसके लिए सामूहिक प्रयास की जन आंदोलन की आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी को आप सुन रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं और पूरा का पूरा मीडिया चुनाव जो है वो इनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री और बहुत सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छत्र छाया में ही, उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश का। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं अमेरिका, तो वहां क्या कुछ होता है ये सुनिए। अमेरिका पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कमला हैरिस की मैं बात कर रहा था, जिन्होंने एक भी ट्वीट करके ये नहीं कहा कि आज मेरी मुलाकात दुनिया के एक सबसे बड़े लोकतंत्र जो कि भारत है उसके प्रधानमंत्री से हमारी मुलाकात हुई, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं लिखा, कुछ नहीं। लेकिन इन लोगों के बीच 45 सेकेंड का एक वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो को आइए देखते हैं कि लोकतंत्र की दुहाई कैसे दे रही हैं कमला हैरिस और क्या कह रही हैं, क्या समझा रही हैं प्रदेश के प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आइए जरा उसे भी सुन लेते हैं। Finally, as democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries.
और क्योंकि इस समय विश्व भर में गणतंत्र खतरे में है, खतरे का सामना कर रहा है, हमारे देशों के लिए अति आवश्यक हो जाता है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां हमारे सामने क्यों ना आए, हम ये साबित करें कि लोकतंत्र उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है और लोकतंत्र को हमें और अधिक सुदृढ़ बनाना है। तो लोकतंत्र की दुहाई दे रही हैं कमला हैरिस, समझा रही हैं वही बात। आप याद कीजिए कि 2000 नहीं है अमेरिका में, तो दूसरी तरफ हम यहां आते हैं, गोरखपुर चलते हैं, जहां एक नसीहत और दी गई है। जो आप देख रहे होंगे, संतों ने छोड़ा योगी का साथ। हम क्यों कह रहे हैं? जो भी बात लिखते हैं दावे के साथ लिखते हैं, और इसलिए यहां पर वो सारी बातें रखना भी जरूरी है, नहीं तो पप्पू जी महाराज जैसे लोग बहुत नाराज हो जाते हैं हमसे। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं संतों ने क्यों छोड़ा योगी का साथ, जो हम लिख रहे हैं एक्सक्लामेटरी के साथ में। ये जरा सुन लें कि क्यों छोड़ा है, क्या कह रहे हैं संत महाराज। आइए, शंकराचार्य क्या नाम है, पूरा नाम जरा देख लेता हूं। और उन्होंने जो कुछ कहा है, एक मिनट, इसलिए क्योंकि संतों की बात है। और ये वासुदेवानंद सरस्वती जी हैं, शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के सामने अपने भाषण में गोरखपुर में, उनके गढ़ में, उनके घर में क्या कुछ कहा है, ये भी सुन लेते हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश में संस्कृति की क्या दशा है, मैं न कहूं तो अच्छा है। हमारे यहाँ कोई अध्यापक नहीं, हमारे यहाँ मतलब संस्कृत पाठशालाओं में, हमारे विद्यालय में तो जैसे तैसे हमने नियुक्त कर लिया था। हम धन्यवाद देंगे तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी को, जिन्होंने संस्कृत के विद्वानों को माध्यमिक स्तर तक ले आकर के उनको व्यवस्थित किया, उनको वेतन दिया माध्यमिक का, उनको सारी सुविधाएं दी। अरे वेतन भी शुरू किया हुआ है, स्केल जो वेतन का चल रहा है उन्हीं का किया हुआ है। और जब हमने अपने यहां नई नियुक्तियां की, उससे पहले मायावती जी ने विश्वविद्यालय से पूछा था कि नियुक्तियां क्यों रुकी हुई हैं, कोई प्रमाण कहीं नहीं था। अंत उन्होंने कहा प्राचीन पद्धति से विद्यालयों में नियुक्तियां की जाएं। उसका लाभ लेते हुए मैंने विश्वविद्यालय से एक्सपर्ट लेकर के और अपने यहाँ नियुक्तियां कर दी, जो 2, 3, 4 पद, 6, 8 पद हैं, 8-9 पद नियुक्तियां कर दी। परंतु योग्य व्यक्ति नहीं मिला हमको, अयोग्य को हमने भी नियुक्त किया है। प्रधानाचार्य नियुक्ति हो रही, हमने आपसे बतलाया। तो सुना आपने, योग्य व्यक्ति नहीं मिला, अयोग्य को हमने भी नियुक्त किया है। बहुत सारी बातें, लेकिन साथ साथ दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात, एक तरफ मुलायम सिंह यादव तो दूसरी तरफ मायावती जी। और ये वर्तमान मुख्यमंत्री के सामने अगर भूतपूर्व चिर प्रतिद्वंदी मुख्यमंत्रियों की अगर बात हो तो कैसे दिल पर कटार की तरह लगेगी, आप समझ सकते हैं। तो चलिए, इन तमाम 3 विजुअल्स अभी आपको हमने दिखाए, एक धर्मेंद्र प्रधान जी, दूसरे कमला हैरिस जो सामने सामने खरी खरी बातें कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और लोकतंत्र की दुहाई दे रही हैं, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के सामने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की चर्चा कर रहे हैं। शंकराचार्य, फिर से मैं नाम शंकराचार्य जी का, क्या होता है कि ये ऐसे लोग हैं जिनका अगर नाम भूल जाओ, गलत नाम ले लो तो अच्छा नहीं लगता, फिर डांट पड़ती है बाद में। खैर, तो शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, और साथ साथ जो हैं ये 3 जो आप लोगों के सामने जो बातें हमने रखी हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन लोगों के साथ आखिर क्या कुछ चल रहा है। शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी थे ये, जिनकी बात हम आप लोगों के सामने रख रहे थे।
तो खैर, ये 3 बयान आप लोगों के सामने हैं। इन तीनों बयानों पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आइए दोनों हमारे वरिष्ठ पत्रकारों से परिचय करवाऊं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी, सीधे इंदौर से हमारे साथ जुड़ते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, परिचित हैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी से। प्रकाश जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और स्वागत है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी। अमलेंदु जी का चेहरा थोड़ा सा, चेहरे पे फोकस नहीं है, लाइट कम है, लेकिन फिर भी आवाज से आप अच्छी तरह से और इनके हुलिये से पहचान जाएंगे कि अमलेंदु जी ही हैं, नाम भी नीचे लिखा हुआ है। खैर, बातें अमलेंदु जी जब अपनी रखते हैं कड़क मिजाजी स्टाइल में, तो फिर तो आप अच्छी तरह समझेंगे ही। चलेंगे, बढ़ेंगे आगे। अभी आप दोनों भी सुन रहे थे और हमारे तमाम साथी जो जुड़ चुके हैं, अभी तक हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं, तमाम साथियों, दोस्तों, शुभचिंतकों, आप सबका भी इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और जैसा आप जानते हैं कि कार्यक्रम 1 वे नहीं बल्कि 2 वे होता है। आप भी लिखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं, सीमा खातून जुड़ चुकी हैं, नसरुल्लाह अली जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सुभाष तिवारी जुड़ चुके हैं, सफरुद्दीन अंसारी जुड़ चुके हैं, मदीना का मुसाफिर, सबका साथ सबका विकास सबका विनाश लिख रहे हैं, देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं ये पप्पू एक है और हम 1000 हैं, राजीव जी लिख रहे हैं। उसके अलावा महेंद्र मलिक है हमारे साथ, प्रदीप जायसवाल हैं, तमाम साथियों आप सब, आपसा खान जुड़ गई हमारे साथ, असलम चिश्ती जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कह रहे हैं गुमराह करना भाजपा का पेशा बन गया है, ये बात अब जनता समझ गई है। तस्लीम भी है, अहमद हुसैन भी है, मदीना मुसाफिर, तमाम साथियों। अब बढ़ते हैं आगे, आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। सीधे प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहूंगा। 3 विजुअल्स देख रहे हैं। एक पहला जो आपने देखा, धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि हम 2 बहुत चर्चित लोकप्रिय नेता, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और इन्हीं दोनों की पोल खोलते हुए 2 लोग और दिखाई देते हैं। एक हमारे देश में गोरखपुर में जहां चुनाव होना है, और दूसरे हमारे देश से हजारों मील दूर सीधे वाशिंगटन डीसी में हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको राजधर्म निभाने की बात फिर से एक बार 7 समंदर पार बताई जा रही है, कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, वो कह रही हैं, और एक ट्वीट तक नहीं करती हैं, देश से लेकर विदेश तक। और साथ साथ आनंद स्वरूप शुक्ला जी की चर्चा भी करेंगे, जो कहते हैं कि जो यहाँ के हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो राम के और कृष्ण के वंशज हैं। खैर, उस पर भी चर्चा। लेकिन आप इन तीनों मसलों को लेकर के क्या कहेंगे? पहली आपकी प्रतिक्रिया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। राजीव जी, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत अमेरिका में हुआ, ऐसा कभी भारतीय प्रधानमंत्रियों का स्वागत नहीं होता है। प्रधानमंत्री की अगवानी में वहां राष्ट्रपति तो आते ही नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं आते, कोई डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी और भारतीय राजदूत और दूतावास के अफसरों ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इतनी रूखी अगवानी भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका में हुई, ये बड़ी अजीब बात है, चिंता की बात भी कि भारत की उपेक्षा अमेरिका में हो रही है। इसका एक कारण शायद ये है कि जो बाइडेन की सरकार इस बात से अभी भी इस बात को भूली नहीं है कि ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने कहा था अब की बार मोदी सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, और इन्हीं ने कहा था कि नमस्ते ट्रंप। तो शायद इसीलिए जो बाइडेन ने भी नमस्ते कर ली है प्रधानमंत्री जी से, और ज्यादा तवज्जो हमारे प्रधानमंत्री को नहीं मिली है। दूसरी बात यह है कि ऑकस ग्रुप में जो भारत को शामिल करने की बात है, यह बहुत गंभीर मामला है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की चुनौती का सामना करने के लिए जो ऑकस ग्रुप बनाया जा रहा है, उसमें भारत को शामिल नहीं किया गया, जबकि चीन की लंबी सीमा भारत से मिलती है, और चीन भारत में कभी अरुणाचल में, कभी लद्दाख में घुसता है या घुसने की कोशिश करता है। ये भारतीय प्रधानमंत्री को जलील करने की इंतहा रही, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसका एक कारण यह भी कि हमारी विदेश नीति में बात स्पष्ट है कि हम किसी भी देश के आंतरिक मामलों में कभी दखल नहीं देंगे। और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने पिछली बार जब वो अमेरिका गए थे, उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार जैसा नारा दिया था। यह हमारी विदेश नीति में स्पष्ट उल्लेख है कि हम कभी भी किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अपनी कोई बात नहीं करेंगे। आज इंतहा फिर हो गई जब कमला हैरिस ने कोई ट्वीट नहीं किया प्रधानमंत्री मोदी के साथ, लेकिन कैमरे के सामने उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया और कहा कि दुनिया भर में इस समय लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा बहुत जरूरी है
कि हम अपने अपने देश में और दुनिया भर में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संस्थाओं का बचाव करें। कमला हैरिस ने कहा कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने अपने देशों में और दुनिया भर में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संस्थाओं का बचाव करें। हमारा फर्ज है कि हम अपने घर में लोकतंत्र मजबूत करें और अपने देश के लोगों के दिल में लोकतंत्र की रक्षा करें। इसका मायने स्पष्ट है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक शिक्षा दे रही हैं, कि इशारा कर रही हैं कि देखिए आपके देश में क्या हो रहा है, लोकतंत्र के नाम पर क्या हो रहा है, जो लोग लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा प्रतीकात्मक बयान है। एक और बात देखिए राजीव जी, कि कमला हैरिस यूएस में वाइस प्रेसिडेंट बनती हैं, हमें बहुत खुशी होती है, हम बल्ले बल्ले करते हैं। लेकिन जब हमारे देश में सोनिया गांधी यूपीए की प्रमुख बनती हैं, यूपीए की नेता बनती हैं, तब हम कहते हैं कि ये विदेशी मूल की महिला है, इनका नाम क्या है, इनका नाम फलाना है, उनका पुराना नाम ये था, उनका पुराना पेशा ये था। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कुछ देश के टीवी चैनल इस बात को हवा देते हैं और सोनिया गांधी के पुराने नाम को लेकर बार बार बात करते हैं, जबकि इस बारे में हरियाणा के एक जाट ने कई साल पहले ये बात स्पष्ट कह दी थी। जाट नेता थे, एक रिपोर्टर गए, उन्होंने कहा कि हमारे देश की नेता सोनिया गांधी तो विदेशी हैं, तो उन्होंने साफ साफ कहा था, जाट व्यक्ति ने, गांव के आदमी ने, कि बहू तो बाहरी होती है, बेटी घर की होती है। तो जाहिर है उसका उद्देश्य स्पष्ट था कि जाट क्या कहना चाहते थे। दूसरी बात, आज वासुदेवानंद सरस्वती जी ने जो बात कही कि उत्तर प्रदेश में संस्कृत की दशा कितनी बुरी है, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। योग्य शिक्षक नहीं है, संस्कृत पाठशालाओं में अच्छे शिक्षक नहीं है। हम मुलायम सिंह जी की तारीफ करना चाहते हैं, उनको श्रेय देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने विद्वानों को, संस्कृत के विद्वानों को मिडिल स्कूलों में अच्छी तरह नियुक्ति दी, संस्कृत शिक्षकों की व्यवस्था की, जो वेतन स्केल देना था वो दिया, लेकिन अब नहीं दिया जा रहा है। और अखिलेश यादव ने ये 1 मिनट का वीडियो शेयर किया है। गोरखनाथ मंदिर में दिग्विजयनाथ सभागार में ब्राह्मणों के सामने इन्होंने ये बात कही और योगी जी वहां मौजूद थे। एक और बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 600 संस्कृत विद्यालय हैं, अधिकतर में शिक्षक नहीं है। जहां शिक्षक नहीं है तो विद्यार्थी भी नहीं आ रहे हैं। शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन है और वो कोई काम करना नहीं चाहता। न तो नए विद्यालयों को मान्यता दी जा रही संस्कृत के, और न संस्कृत के शिक्षकों की पढ़ाई पर, उनकी सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने फरमाया है, दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं कि हम जल्दी ही विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्ति बढ़ाएंगे और संपूर्णानंद संसद भवन में रखी पांडुलिपि का संरक्षण करेंगे और संस्कृत के शिक्षकों की, माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत के शिक्षकों की संविदा पे नियुक्ति करेंगे। यानी आप देखिए, कोई भी स्थायी समाधान करना नहीं चाहते। संस्कृत के शिक्षक आएंगे, संविदा पे आएंगे, स्थायी शिक्षक उन्हें बनाना नहीं चाहते। ये सारी बातें अच्छी नहीं कही जा सकती। संस्कृत शिक्षा के लिए, संस्कृत हमारे देश की भाषा है, दुनिया के कई देशों में संस्कृत पढ़ाई जाती है, कई विश्वविद्यालयों में उनके उस संस्कृत पर पीएचडी हो रही है, लेकिन हमारे देश में संस्कृत शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर ही उपेक्षित रखा गया, और वो भी उस राज्य में जहां एक योगी की सरकार है और जो सरकार अपने हिंदुत्ववादी होने का दावा करती है। तीसरी बात जो प्रधान जी कह रहे हैं, प्रधान जी के बारे में मैं क्या कहूं, वो खुद कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उनकी प्रधानता किन चीजों में होती है, सत्ता में उनकी प्राथमिकता क्या होती है, सब जानते हैं। उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं और अब वे जो भी बात कहें उस पर कितना ध्यान देना चाहिए, मुझे लगता नहीं कोई महत्वपूर्ण बात प्रधान जी ने ऐसी कही जिस पर टिप्पणी की जाए। राजीव जी, बहुत ही विस्तार न कहें, संक्षेप में आपने बहुत सारी बातें, गागर में सागर जिसे कहते हैं, बिल्कुल समेट देना आपने समेट दिया है। उत्तर प्रदेश से लेकर के और सीधे
यूएस तक, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तक, वाशिंगटन डीसी तक, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं। आज उनकी मुलाकात जो बाइडेन से होनी है, क्या गर्मजोशी रहेगी वो देखना महत्वपूर्ण होगा। और कल प्रधानमंत्री जी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन की सभा को संबोधित करेंगे, वहां किस ढंग से क्या अपनी बातें रखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर के भी होगी। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत में जैसे हम कह रहे हैं कि एक तरफ गोरखपुर में संतों ने और शंकराचार्य ने, और जो कि संस्कृत को लेकर के, और वहां लगातार शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने संस्कृत विद्यालय में क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर के जैसे घेरा योगी आदित्यनाथ को, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को लेकर के घेरा कमला हैरिस उपराष्ट्रपति जो हैं यूएस की, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन इन दोनों के बीच में एक महानुभाव हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कहते हैं कि बहुत चर्चित हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव और साथ साथ ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं किस रूप में देखते हैं अमलेंदु जी आप? देखिए राजीव जी, एक तो ये 70 सालों में पहली बार है कि भारत के प्रधानमंत्री का इतना जबरदस्त स्वागत जो है वो अमेरिका में हुआ है, और ऐसा 70 सालों में कभी नहीं हुआ इस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री का हो स्वागत अमेरिका में। और कोई भी अखबार जो है वहां का वो उसकी कवरेज भी ना करे कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो इस समय अमेरिका में मौजूद है। और जबकि हमारे प्रधानमंत्री जो है बहुत लंबा चौड़ा निवेश वहां करके आए थे अभी थोड़े समय पहले, हाउडी मोदी जब किया था, तो कितनी जबरदस्त वहां भीड़ थी, कितना जबरदस्त इंतजाम किया गया था। तो अब ये लोकप्रियता की जो गिरावट का जो सर्वे आ रहा है वो भारत में ही है या बाहर भी जो है वो छवि निर्माण का मसला था वो सब खराब हो गया है। प्रधानमंत्री की छवि रहे या बिगड़े उससे अपने को कोई अंतर नहीं पड़ता, और व्यक्तिगत छवियां बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन भारत की छवि जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए। और कमला हैरिस जिसके से समझा रही है, वो लगता है कि प्रधानमंत्री की वजह से जो भारत की छवि पे जो है बुरा असर पड़ रहा है। तो अब ये प्रधानमंत्री को लगता है कि इसका तुरंत उत्तर देना चाहिए था, और दिया कि नहीं दिया कह नहीं सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने इसका सटीक उत्तर दिया कि नहीं दिया, लेकिन देना चाहिए था। और ये आत्मचिंतन और आत्मनन भी करना चाहिए था कि आखिर दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र को, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ये नसीहत देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, और ये ऐसा पिछले 7 सालों में क्यों हो रहा है कि दुनिया भर से जो है ऐसी नसीहतें भारत को मिलना शुरू हो गई। मुझे लगता है कि ये आत्मचिंतन आत्मनन का विषय प्रधानमंत्री के लिए भी है और भारत के लिए भी है कि ऐसी क्या परिस्थितियां वो पैदा हो रही है देश के अंदर और देश के बाहर, और इस पर गंभीर आलोचना और गंभीर समालोचना जो है मुझे लगता है होनी चाहिए। दूसरा बात, जिस तरीके से वासुदेवानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जो है वो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो वासुदेवानंद जी एक शायद वो कहते कहते रुक गए कि मैं क्या कहूंगा, तो कुछ इस तरीके का उन्होंने कुछ शब्द प्रयोग किया। मुझे लगता है कि शायद वो ये भी कहना चाहते होंगे कि जितना पैसा जो है वो 15 अगस्त को मदरसों में जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग कराने पर खर्च किया गया, इतने तामझाम जो है अगर इसका कुछ भी हिस्सा भी जो है अगर संस्कृत विद्यालय में शिक्षक नियुक्त करने पर कर लिया गया होता, तो मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी को इस तरीके से नहीं कहना पड़ता। और ये हिंदू धर्म के लिए भी बड़ी अपमान की बात है, और उत्तर प्रदेश के लिए भी अपमान की बात है, और भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ इसमें अपमान महसूस करते हैं या नहीं करते हैं ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं, वो अगर एक मठ के महंत के सामने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने इस तरीके से कहें, तो मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश के लिए और हिंदू धर्म के लिए भी जो है वो एक बहुत ही चिंता का विषय है। और इस पे भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री को इस पर निश्चित तौर पर जो है वो गंभीरता से विचार करना चाहिए। प्रकाश जी ने सही कहा कि अब जो बयान आया है हम जो है संविदा पे नियुक्ति करेंगे, तो संविदा पे नियुक्ति आप क्यों करें? मतलब आप जो है 600 विश्वविद्यालय हैं, संस्कृत विद्यालय हैं, और उनमें अगर नियुक्तियां होंगी, मान लीजिए एक विद्यालय में अगर 5 पद भी रिक्त हैं, तो 3000 जो है वो नियुक्तियां होंगी, और 3000 नियुक्ति इससे भला किसका होगा? जाहिर सी बात है कि वो हिंदू ही होंगे जितना भला होगा। तो आप जो है वो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, लेकिन जो हिंदू हित की बात
करेगा, वो संस्कृत मतलब विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेगा, ये भी है। तो ये जो कैसा हिंदू हित है जो संस्कृत विद्यालयों की दुर्दशा पे जो है, जिसका मन जो है पीड़ित नहीं होता है और उस पर कुछ कार्रवाई नहीं करता सरकार में रहते हुए, ये मुझे लगता है कि हिंदुओं की चिंतन का विषय है। और एक हिंदू होने के नाते शंकराचार्य जी ने जिस तरीके से कहा, मैं बहुत ही ज्यादा जो दुखी हूं। अब योगी आदित्यनाथ जी दुखी है या नहीं है मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो तो जो है वो आजकल तालिबान पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो अब तालिबान पे ध्यान न देकर के अगर शंकराचार्य की बात पे, शंकराचार्य जी की नसीहत पे थोड़ा सा भी ध्यान दे लिया जाए, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा समय है, ये नियुक्तियां हो सकती हैं। अब ये होंगी या नहीं होंगी ये पता, लेकिन मुझे लगता है कि जो दूसरी नई सरकार आए, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, और दूसरे लोगों को भी अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इस वीडियो को शेयर किया, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टियों की घोषणा करनी चाहिए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो संस्कृत विद्यालय हैं उनमें जो है हम नियुक्तियां करेंगे और स्थायी नियुक्तियां करेंगे। तो ये एक गेम चेंजर जो समाजवादी पार्टी के लिए हो सकता है, वो करेंगे या नहीं करेंगे वो तो खैर उनका विषय है, क्योंकि हम लोग किसी को ज्ञान नहीं देते हैं और दे नहीं सकते हैं, तो हमारा ज्ञान देने का काम भी नहीं है। हमारा तो अपना एक असेसमेंट करने का, विश्लेषण का काम है, हम विश्लेषण कर रहे हैं कि किस तरीके से हुआ और किस तरीके से नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से नसीहत मिल रही है गोरखपुर से लेकर के और न्यूयॉर्क और वाशिंगटन तक, अमेरिका तक, तो ये निश्चित तौर पे आत्मचिंतन का विषय है। लेकिन हमारा चूंकि जो मुख्य धारा का मीडिया जिसे आप कहते हैं, या आप गोदी मीडिया कह लीजिए, वो तो बम है एकदम कि बस 70 सालों में पहली बार ही जो कोई भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका गया है, और जो बाइडेन जो है वो 70 साल में पहली बार बने हैं वहां के राष्ट्रपति। जाहिर बात है 70 साल में पहली बार ही मोदी जी मिल रहे हैं जो बाइडेन से, इसमें तो कोई राय है ही नहीं। मतलब जो बाइडेन जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तो 70 सालों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से 70 साल में पहली बार ही मिल रहे हैं, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। तो अब ये 70 साल में पहली बार का जो मसला है, ये जो है काफी आगे बढ़ गया है, ये 70 सालों का मसला वाला। लेकिन 70 सालों में पहली बार जो है जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका की उपराष्ट्रपति नसीहत दे रही है, तो क्या हम इस पर भी कुछ विचार करेंगे राजीव जी? ये असल में चिंता का और चिंतन दोनों का विषय होना चाहिए। चिंता और चिंतन दोनों का विषय है। और इन बातों के बीच में एक ट्वीट भी काफी तहलका मचा रहा है आज दिन भर से। राकेश टिकैत का ट्वीट, किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के जो आप जानते हैं नेता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने एक ट्वीट किया जो बाइडेन को सीधे टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे तो हम किसानों की बात भी आप जरूर कीजिए। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 लाख से ज्यादा ट्वीट्स हो गए, नंबर 1 पर ट्वीट ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर था ट्विटर पे। और उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो आपको बताता हूं। उन्होंने सीधा लिखा, ये जो है हैशटैग बाइडेन स्पीक अप फॉर फार्मर्स, बाइडेन स्पीक अप फॉर फार्मर्स, ये जो ट्विटर हैंडल पर जो ट्वीट कर रहा ट्रेंड कर रहा है, इसमें उन्होंने सीधा लिखा कि आप आज प्रधानमंत्री से मिलेंगे और बाइडेन साहब अमेरिका के राष्ट्रपति जी, और उन्होंने सीधा ऐसे लिखा, प्रिय जो बाइडेन, हम भारतीय किसान मोदी सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करते हुए बीते 11 महीने में 700 किसानों की मौत हो चुकी है। इन कानूनों को हमारे बचाव के लिए वापस लिया जाना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी से मीटिंग के दौरान हमारी चिंताओं का भी ख्याल रखें। यह अमेरिका के राष्ट्रपति से देश के किसान अगर कह रहे हैं कि 11 महीनों से हम आंदोलनरत हैं, 700 किसान मारे गए हैं, नए कृषि बिल को, कृषि कानून को आप वापस लेने के लिए उनसे कहिए, दबाव डालिए, यह अपने आप में मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हो ना हो, हालांकि आप जानते हैं कि दूसरे अलग अलग देशों से भी किसानों का जबरदस्त समर्थन किसान आंदोलन को मिला हुआ है, और ऐसे में किसान समर्थकों का इस आंदोलन को समर्थन मिला हुआ है। आप जानते हैं कई लोग, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, मैं भी जब इन अलग अलग बॉर्डर्स पर जाता रहा, अमलेंदु जी आप भी हमारे साथ रहे हैं, आपने देखा है कि लोग अलग अलग देशों से आए, कहीं इंग्लैंड की टोली दिखाई दी तो कहीं कनाडा की टोली दिखाई दी, कहीं अमेरिका की टोली तो कोई कहीं हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की टोली जो है वो आई हुई है और किसानों की मदद कर रही है जिस भी ढंग से। सीधे प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगा, इसे किस रूप में लेते हैं आप? एक ट्वीट करना, चलिए एक समर्थन हासिल करने का और एक ओवरऑल
इस पूरे घटनाक्रम को लाइमलाइट में लाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और जबकि 27 तारीख यानी आने वाला जो सोमवार है उस दिन किसानों का देशव्यापी किसानों की हड़ताल है, बंद भी है, ये हम सब जान रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप जो बाइडेन से आज मिल रहे हैं, तब उससे पहले एक ग्लोबली ट्रेंड कराना इस ट्वीट को किस रूप में जाता है, इसको भारत के लिहाज से आप कहां देखते हैं? अमेरिका में भारत की जो आप कह रहे हैं जो साख कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है, उस लिहाज से इसे कहां देखते हैं? ये जरा बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि किसानों के आंदोलन को कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी विदेशी फंडिंग, कभी ग्रेटा थनबर्ग के मामले से जोड़ करके देखा जाता है, कभी कुछ और देखा जाता है, ऐसे में ये पूरा का पूरा मसला किस रूप में आप देख रहे हैं, ये जरा समझाने की कोशिश कीजिए। राजीव जी, मुझे लगता है कि यह बहुत बेइज्जती वाला संदेश जाता है। इससे बेइज्जती है कि हमारे देश की सरकार किसानों की बात नहीं सुनती, और ये जो आंदोलन हो रहा है इसे पूरी दुनिया में समर्थन मिल रहा है, खासकर यूएस में, कनाडा में। नरेंद्र मोदी के विरोध में वहां प्रदर्शन भी हुए हैं, हालांकि छोटे मोटे प्रदर्शन हुए हैं, उसमें उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन जिस प्रधानमंत्री का अमेरिका में स्वागत होता था, भव्य स्वागत होता था, उस प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे प्रदर्शन हो, ये अच्छी बात नहीं है। वाशिंगटन डीसी में जो व्यक्ति गया है वो नरेंद्र मोदी नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री है, और भारत के प्रधानमंत्री के साथ अच्छा व्यवहार न हो, ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि इस बात के लिए बहुत हद तक हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री खुद जवाबदार हैं, जो पिछली बार यात्रा में जब गए थे, जब जो बाइडेन ने उनसे मिलने के लिए वक्त मांगा था और उन्होंने उन्हें मिलने से मना कर दिया था। प्रोटोकॉल के तहत तो मिल सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे देश में भी विदेशी नेता आते हैं, विदेशी राष्ट्र प्रमुख आते हैं, तो सरकार से मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, विदेश मंत्री से मिलते हैं, और विपक्ष के नेताओं से भी मिलते हैं। ऐसा कोई छुआछूत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने तब छुआछूत की थी। और इतना ही नहीं, अब की बार ट्रंप सरकार जैसा नारा भी दिए आए थे। उन्हें शायद ये अंदेशा नहीं था कि कभी जो बाइडेन भी अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। उन्हें लगा कि ये ट्रंप जिस तरह एक बार जीते हैं दूसरी बार भी जीत जाएंगे, लेकिन ट्रंप नहीं जीत पाए। दूसरी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री कई बार जितना अति उत्साह दिखाते हैं, उस अति उत्साह की जरूरत नहीं है। चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बर्थडे हो, चाहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की मां के का आशीर्वाद लेने के लिए पांव छूना हो, ये सब गैर जरूरी चीजें हैं। क्योंकि हम नरेंद्र मोदी नहीं थे जब वो पाकिस्तानी उपराष्ट्रपति से, विदेश मंत्री से तो मिलते हैं, लेकिन वे हमेशा वहां के व्यापारियों से मिलने में उत्साह दिखाते हैं, कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे। वो शायद ये मौका देना चाहते कि भाई हम बहुत बड़े ग्राहक हैं, हमारी तवज्जो करो, हमारी तरफ देखो, हमें तवज्जो दो। ये गैर जरूरी है, मुझे लगता है कि अच्छी चीज नहीं है। दूसरी बात है कि किसान आंदोलन भारत का मुद्दा है, सरकार इस मामले को बहुत जल्दी निपटा सकती थी। लगभग 1 साल होने आया है, नहीं निपटाया, और कोई ऐसी बात लगती नहीं है कि किसान आंदोलन को, इस मुद्दे को सरकार हल करना चाहती है, जल्दी हल करना चाहती है। ये नहीं होना था। दूसरी बात है कि कमला हैरिस ने जिस तरह सम्मान दिया प्रधानमंत्री का, उपेक्षा का भाव रहा, शिक्षा दी उन्हें, तो ये एक उपराष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को शिक्षा दे, ये बात हमें पसंद नहीं आएगी। लेकिन ये इशारा करता है कि भारत की छवि विश्व में क्या हो रही है, और ये भारत की सेहत के लिए, अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए अच्छी चीज नहीं है। अभी हमारे साथी अमलेंदुद्दीन ने कहा कि नरेंद्र मोदी, एक व्यक्ति की छवि बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। मुद्दा भारत की छवि का है, तो भारत की छवि के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारी छवि अच्छी रहनी चाहिए और हमें निष्पक्ष रूप से अपना काम करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री को निष्पक्ष रहना चाहिए। यह नहीं कि हम किस पार्टी का समर्थन करते हैं, किस नेता का समर्थन करते हैं। आप देखिए, राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री के रूप में अमेरिका गए थे, और तब रीगन वहां के राष्ट्रपति थे। जब वो एयरपोर्ट पर आए, बारिश होने लगी, तो रोनाल्ड रीगन ने छाता पकड़ा और राहुल गांधी हवाई अड्डे तक आए। तो ये सम्मान देने की प्रक्रिया, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विदेश जाते थे, तो आप देखिए किस सम्मान से ओबामा का व्यवहार उनके प्रति होता था, किस सम्मान से झुकते थे। और एक भाव, वो भाव मनमोहन सिंह जी के प्रति नहीं था, वह भारत के प्रति था। तो ये भाव भारत के प्रति कम हो रहा है, ये चिंता की बात है। हमारी छवि धुंधली हो रही है, इस पर ध्यान देना चाहिए।
और ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए कि हमारी छवि धुंधली हो और अमेरिकी उपराष्ट्रपति हमें शिक्षा दे कि लोकतंत्र के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोकतंत्र कैसे रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कोई काम हमारी सरकार की तरफ से नहीं होना चाहिए, न सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से होना चाहिए। राजीव जी। जी जी जी, बहुत सारे साथी लगातार अपने कमेंट लिख रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, कुछ लोगों की बातें आप तक रखें। मनीराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुषार शर्मा कह रहे हैं पहले गए तो बोला था डोंट ड्रम, उम्मीद है कि अब की बार अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम सही से बोलेंगे। मोहित भाई म्यूजिक ऑफिशियल लिख रहे हैं एमएसपी को कनी जाओ बनाया जाए। समझा नहीं एमएसपी को खैर आगे बढ़ते हैं। फिर महेंद्र मलिक हैं, लिख रहे हैं फाइल में झूठ ढूंढ रहे हैं पर मिला नहीं, फिर बोलने को कुछ नहीं। असलम चिश्ती लिख रहे हैं कमला हैरिस छाने लगी हैं भारत के दिल वालों में, ऐसा पहली बार हुआ है यारों 70 सालों में। फिर तुषार जी तो हैं ही लगातार हमारे साथ। महेंद्र मलिक हमारे साथ बने हुए हैं। नंद किशोर सिरपुरकर हैं, तौसीफ रजा हैं, हाय लिख रहे हैं। नंद किशोर सिरपुरकर लिख रहे हैं धर्म के नाम पर जनता को जिस दिन भाजपा ठग नहीं सकती, भारत का नाम मोदी खराब कर चुके हैं, देश के किसान का मोदी जी खून पी चुके हैं, विश्वास को कमी भी आई है विश्वास में। प्रशांत मिश्रा जी हैं, कह रहे हैं कि कहो राजीव बिकाऊ मीडिया ओनली बीजेपी। खैर अब्दुल मतीन खान भी हमारे साथ हैं और सईद जाफर भी हैं, मौफिजुर रहमान भी हमारे साथ बने हुए, मदीना का मुसाफिर भी हमारे साथ बने हुए हैं जो लिख रहे हैं किसानों की सीमा पार अमेरिका के द्वार। फिर महेंद्र मलिक लिख रहे हैं कि अब जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है, हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड जिंदाबाद लिख रहे हैं। और मोहम्मद तफसील आलम भी हैं, तुषार शर्मा भी हैं, महेंद्र मलिक, तमाम रावेज आलम, ओसामा अमीर, तमाम साथियों आप अपनी बातें रखते रहिए, हम आपकी बातों को और आपके असलम चिश्ती लिख रहे हैं आप लोगों का सटीक विश्लेषण निर्भीकता को दर्शाता है, आप लोगों की शक्ति इस निर्भीकता को देती है दोस्त, इसीलिए आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और हमको एक अलग ताकत मिलती है। इस ताकत को बढ़ाना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं हमारे कार्यक्रम में पहुंचें, देखें, अपनी बातों को रखें, यही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसा मैं कहता हूं कि एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज आप पालें, कुछ खोना भी पड़ता है। तो यहाँ थोड़ा समय आप भी खोइए, थोड़ा समय हम भी खोएं और साथ में लोगों की गालियां सुने, लेकिन उसके बाद भी अगर बेहतर दुनिया बन सके और अच्छी बातें हम और आप एक दूसरे के बीच पहुंचा सकें तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बढ़ेंगे आगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमलेंदु जी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ बने हुए हैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार और साथ बने हुए हैं आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक हमारे साथ। तो दोस्तों सीधा अभी जब हम बात कर रहे हैं अमेरिका की और अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लोकतंत्र की बातें उन्हें सिखाई जा रही हैं। कमला हैरिस का बयान पहले भी बहुत बार आ चुका है भारत में जो चीजें होती रही उस पर, और दूसरी तरफ जो हम यहाँ लिख भी रहे हैं कि संतों का साथ जो है वो क्या छूट चुका है, संतों ने योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़ दिया है। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर किसी मुख्यमंत्री के सामने कोई संत कहे कि आपसे अच्छा तो पिछला मुख्यमंत्री था, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है उस मुख्यमंत्री के सामने। और यही बात हुई कल जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे अपने ही गृह नगर में। गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, ये आपने सुना होगा। ये बातें आज की नहीं है, 20 साल पुरानी बातें मैं कह रहा हूं। तब से लेकर के अब तो योगी जी उत्तर प्रदेश के हो गए हैं, पहले गोरखपुर के थे। तो ये तमाम बातों के बीच में ये बात भी आती है कि निषाद पार्टी और अपना दल के साथ बीजेपी ने गठबंधन कर लिया। अब आज उसकी घोषणा करते वक्त धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय मंत्री हैं, और उन्होंने जो कहा है यही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के चेहरे के दम पर हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, और साथ देंगे अपना दल के लोग और साथ देगी पार्टी जो है वो माफ करें निषाद पार्टी। तो ये अपना दल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन अब हो चुका है। पहले निषाद पार्टी के साथ विलय की बात हो रही थी, कहा यह जा रहा था कि निषाद पार्टी जो है वो भाजपा के साथ में विलय कर लेगी, लेकिन इसका खंडन भी निषाद पार्टी की तरफ से आया था और आज गठबंधन की बात हो गई। अमलेंदु जी, जहां
छोटे दलों को साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी भी कर रही है। और इधर पिछली दफा भी हमने देखा था कि इन दलों के साथ गठबंधन करके बीजेपी बैतरनी पार की थी, चुनाव में जबरदस्त जीत मिली थी, 325 सीटें जीत करके आई थी। इस बार 350 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का दावा कर रही है बीजेपी। आपको लगता है कि ये जो गठबंधन है और इसमें खासकर जो वोटों का जो ध्रुवीकरण है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अपना दल और निषाद पार्टी कर सकती हैं ये दोनों पार्टियां? देखिए राजीव जी, अब चुनाव की चलाचली की बेला में निषाद पार्टी और अपना दल दोनों को जो आवाज है चल वो गई अचानक। उनका तुष्टीकरण की कोशिश तो की है। हेलो, अब आ रही है आवाज? हेलो शायद हेलो। तो अमलेंदु जी को जोड़े और उनकी बातों। अमलेंदु जी, आ रही है आवाज? जी हाँ, मुझे तो आ रही है। यही थोड़ी सी तकलीफ होती है और मैं समझ सकता हूं कि हमारे साथी जो जुड़े रहते हैं वो भी थोड़ा इरिटेट जरूर होते होंगे कि आखिर ये क्या चल रहा है। लेकिन कीमा अंसारी लिख रहे हैं, दीपक जी इस कमेंट के लिए आपको थैंक्स। दीपक जी ने जो कमेंट किया है वो भी आपको पढ़ के सुनाता हूं। जब फसल सूख कर जल के बिना तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। विदेशी धरती पे वाह बटोरने वाले प्रधान सेवक अपने देश में फजीहत करवाने में प्रथम स्थान प्राप्ति हेतु आभार। इसको लेकर के कीमा अंसारी जी लिख रहे हैं कि दीपक जी इस कमेंट के लिए आपको थैंक्स। और महेंद्र मलिक किसान एकता जिंदाबाद लिख रहे हैं। ओम प्रकाश पाल जी लिख रहे हैं लोकतंत्र का ट्यूशन, वह भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान सेवक को। यह तो बहुत बड़ा सवाल है, बिल्कुल सही आपने लिखा। तो अमलेंदु जी, आवाज आ रही है हमारी आप तक? जी हाँ आ रही है। आपकी आवाज लेकिन नहीं आ रही है अभी भी, शायद आवाज जो है वो थोड़ा म्यूट है या कुछ है, चेक कीजिए। लेकिन प्रकाश जी, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगा जब तक अमलेंदु जी की आवाज हम तक आए। और प्रकाश जी, निषाद पार्टी की बात कर रहे हैं। इधर असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि इस बार निषाद समाज से चंदा लेकर ऑडी कार में घूमने वाले दलाल इलेक्शन पर कोई असर नहीं डाल सकेंगे। नितिन कुमार बीजेपी हटाओ देश बचाओ लिख रहे हैं। निजाम खान लिख रहे हैं कि गोरखपुर में शंकराचार्य जी और अमेरिका में मोदी जी की कमला हैरिस जी से डंका बजा दिया है। गोदी मीडिया आंखें खोलो। और बाज खान हेलो कह रहे हैं। इमरान शेख हाई लिख रहे हैं। तो और परफेक्ट इंस्टीट्यूट भी हमारे साथ, इकबाल खान भी हैं और नितिन कुमार भी, तमाम इकबाल खान भी। तो प्रकाश जी, आपके पास सीधे उसी सवाल के साथ कि ये जो दो दलों के साथ आज गठबंधन की घोषणा बीजेपी ने कर दी है, निषाद पार्टी है और दूसरी तरफ अपना दल है, इसको किस रूप में देखते हैं? बीजेपी की बैतरनी, जो उत्तर प्रदेश की बैतरनी को पार करने में बीजेपी की जो नैया है उसको कितना खींच के ले जाएगी ये दोनों पार्टियां? बीजेपी दो कारणों से गठबंधन कर रही है। एक तो नहीं आ रही आपकी भी। बीजेपी दो कारणों से गठबंधन करने की इच्छुक है। हमारे दोनों हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रकाश जी की आवाज भी नहीं आ रही है, अमलेंदु जी की आवाज भी नहीं आ रही है, शायद इधर से कोई गड़बड़ हो। लेकिन जब तक इन दोनों की आवाज आए तब तक मैं सीधा कुछ साथी जो हैं उनके सवालों पे आऊंगा और हमारे दोनों साथियों की आवाज को थोड़ा ठीक कीजिए। नितिन कुमार भी हैं, ओसामा अमीर हैं, बीजेपी भगाओ देश बचाओ कर रहे हैं। इकबाल खान लिख रहे हैं बेउसूल जिंदगी में इतना तो उसूल कर, अगर कांटे हो हर तरफ तो खुद को तू फूल कर। हाँ, बहुत खूब। और मरने के लिए तो हर कोई जिया करता है, यहाँ जीने के लिए कभी तू मरना कबूल कर। तो ये इकबाल खान ने लिखा है। पठान भी हमारे साथ, पठान खान भी जुड़े हुए हैं। विनोद देसवाल लिख रहे हैं कि अमेरिका में भी विरोध किया किसानों ने, अमेरिका में भी किसानों ने विरोध किया है। आवाज चेक कीजिए अगर प्रकाश जी की आवाज या अमलेंदु जी की आवाज आ रही हो। प्रकाश जी, आवाज आ रही है हमारी? जी हाँ राजू जी, मुझे प्रकाश जी की आवाज हमारे तक नहीं आ रही है, वहां उन तक तो हमारी आवाज जा रही है लेकिन हमारे तक नहीं आ रही है। मनप्रीत जी लिख रहे हैं कि किसान के समर्थन में किसान झंडे के साथ अमेरिका में प्रदर्शन हुआ और तिरंगा झंडा भी साथ में था। जावेद इकबाल लिख रहे हैं कि हम तालिबे शोहरत हैं, नंग से क्या। जी प्रकाश जी, आवाज आ रही है? जी हाँ राजू जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है परफेक्ट। जी।
आपकी बात जो मैं जो सवाल कर रहा था, यही सवाल कर रहा था कि आखिर ये दोनों जो पार्टियां हैं, निषाद पार्टी और अपना दल, इन दोनों के साथ जो गठबंधन हुआ है, इसका असर कितना आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीति में? राजीव जी, मुझे लगता है कि बीजेपी को लगता है कि कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। एक एक वोट महत्वपूर्ण है। इन पार्टियों का गठबंधन भी शायद वैतरणी पार करने में मदद करेगा। दूसरी बात है कि इन दोनों पार्टियों का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक को भी बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी को लगता है कि निषाद पार्टी के साथ काफी पिछड़ा वर्ग के लोग हो सकते हैं, उन्हें क्यों छोड़ा जाए, तो उनका साथ बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। जाहिर है बीजेपी बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है, अपनी स्थिति को लेकर चिंतित है और वो कोई भी मौका छोड़ने की इच्छुक नहीं है। एक एक वोट उसके लिए महत्वपूर्ण है और वो हर वोट के लिए संघर्ष करना चाहती है। आप देखिए एनडीए की दशा में जो पिछली बार अब तक बीजेपी गठबंधन करती रही है, उसे लगता है कि ऐसे गठबंधनों की और जरूरत है और कोई भी पार्टी अगर आती है मदद करने के लिए तो बीजेपी को उसके साथ आ जाना चाहिए। बीजेपी को ये बीजेपी की बौखलाहट या घबराहट को प्रकट करती है। राजीव जी, की बौखलाहट और घबराहट को जो है ये सामने दर्शा रही है, हम देख रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बार फिर से चलेंगे अमलेंदु जी, शायद हमारी आवाज आप तक आ रही हो। अमलेंदु जी, अभी अमलेंदु जी, बिल्कुल जी मुझे आ रही है आवाज आपकी, आपको? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज भी आ रही है, अपनी बात रखिए। जी अब देखिए, अब जो बात है वो यही है कि चल रहा है अब इस समय देश में, और जिस तरीके से संजय निषाद जी से अब कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी गठबंधन की, तो अब पहला तो ये पूछा जाना चाहिए कि राजनीति में शुचिता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब उन संजय निषाद जी से बात कर रही है, जिनका अभी थोड़ा दिन पहले था कि स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था, उसमें बताया जाता है कि वो ये कहते हुए पाए गए हैं कि वो हत्या भी करा सकते हैं, थाने भी फुकवा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं। तो पार्टी संजय निषाद को क्या एंडोर्स करती है, उसके साथ उसकी सहमति है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस गठबंधन के साथ साथ ये भी स्पष्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि बहुत बात करते हैं कि अब गुंजे जो बाहर चले गए हैं और योगी जी जो बार बार आप देखते हैं अभी भाषण देते हैं कि जो है प्रदेश में नहीं हुआ और कहीं वो अपराध नहीं है, सब कुछ एकदम अमर रामराज। तो अगर ऐसा है तो फिर इस पे बात करनी चाहिए। और अगर ये झूठा था स्टिंग ऑपरेशन, तो मुझे लगता है उस चैनल के ऊपर जो है सरकार को मुकदमा कायम कराना चाहिए कि ये जो झूठा स्टिंग ऑपरेशन जो है वो संजय निषाद जी का किया गया है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जहां तक सवाल ये है कि उनसे क्यों कर लिया, तो पहली बात ये कि बस कुछ संजय निषादों के अंतर के नेता हो और सब जगह उनके नाम से निषादों के वोट मिलते हो, ऐसे ठीक है। गोरखपुर के आसपास निषादों के नेता, इसमें कोई शक नहीं है, वहां है आसपास, लेकिन अब वो जो है वो बरेली में और बदायूं में भी जो है वो उतने बड़े नेता होंगे निषादों के, तो ये ऐसा नहीं है। तो ये लेकिन चूंकि करना है राजनीति। अमलेंदु जी, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, कट रही है, आवाज क्लियर नहीं है, माफी चाहूंगा। लेकिन बहुत सारे साथी लगातार, डॉक्टर दालचंद्र गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर भास्कर को लेकर के कह रहे हैं, जावेद इकबाल हैं कह रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनभक्त ही कीचड़ हैं, ये कह रहे हैं कि याद कर रखें कि कीचड़ कमल जो है, कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है और अंधभक्त ही कीचड़ हैं। ये इनका कहना जावेद जी का। और बबलू बिंद भी हमारे साथ कह रहे हैं, अगर भाजपा निषाद केवट बिंद समाज के लिए विकास की घोषणा करे तो यूपी में फिर से योगी। ये बबलू बिंद का कहना है। कि देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं, कोलकाता का उपचुनाव में दिल्ली के एक भी टोली क्यों नहीं गई, दिल्ली से एक भी लोग क्यों नहीं गए, ये पूछ रहे हैं देवेंद्र चटर्जी जी। संदीप कश्यप भी हैं, कह रहे हैं जिन सामान का रेट बीजेपी बढ़ा रही है उसका विरोध करें और इस्तेमाल व खरीदारी कम करें। नंदकिशोर सिरपुरकर जी कह रहे हैं कि ताश के तीन पत्ती 5, 6, 7 सबके सब हर जाए, यूट्यूपी डूब जाएगी। अच्छा, बीजेपी यूपी हो जाए तो यूपी डूब जाएगी, कह रहे हैं।
थोड़ा सा, क्योंकि होता क्या है कि कई चीज़ें पढ़ने में और उस समय अचानक वो बनता नहीं है, तो माफ़ करें, कई बार गलती हो भी जाती है। मैं ही आप लोगों की चीज़ें ठीक से नहीं पढ़ पाता हूँ। इंदु प्रकाश वर्मा जी हैं जो कह रहे हैं कि वोट के लिए बीजेपी वाले कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी माने कुछ भी है। ये इंदु प्रकाश वर्मा जी का कहना है। उसके अलावा शाहनवाज खान कह रहे हैं कि राजीव रंजन जी काइंडली गिव मी व्हाट्सएप नंबर। शाहनवाज खान शाजर जी हैं जो कह रहे हैं। फिर परफेक्ट इंस्टीट्यूट सिंस 1992 डीवी लाइव न्यूज ग्रेट वर्क कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद। सिंह पीताम्बर जी कह रहे हैं कि सही और सटीक जानकारी के लिए धन्यवाद सर। इन दुनिया इज्जत देने वाले लोगों को ही इज्जत देती है, जो आप समाज को देते हैं वही समाज सूद सहित वापस करती है, ये आम आदमी हो या देश का कोई बड़ा लीडर क्यों ना हो। असलम चिश्ती कह रहे हैं कि एक साहब फरमा रहे थे कि मैंने जीवन में कभी सच नहीं बोला क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। इकबाल खान कह रहे हैं कि बेउसूल जिंदगी में इतना तो उसूल कर, अगर कांटे हो हर तरफ तो खुद को तू फूल कर। ये जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पढ़ा भी था, आप लोगों के बीच पहुंचाया भी था। तो ऐसे तमाम साथी अपनी अपनी बात रख रहे हैं। फहाद शेख भी हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और अपने विचारों को रख रहे हैं। आज 3-4 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। उनमें से एक घटना रोहिणी कोर्ट दिल्ली में जो घटी है वो एक बहुत ही गंभीर घटना है, जिसमें कि कोर्ट के अंदर गोलीबारी हुई है और उस गोलीबारी में आप जानते हैं कि 3 बदमाशों को ढेर कर दिया गया है। तो ये खबर भी है जो आप लोगों तक पहुंच चुकी है, आप लोग जानते हैं। लेकिन हम चर्चा दूसरी खबर की कर रहे हैं, इसलिए कि एक लंबे अरसे के बाद इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे हुए हैं। अमेरिका में आज जो बाइडेन से उनकी मुलाकात है, उसके अलावा और भी कई अलग अलग महत्वपूर्ण मुलाकातें उनकी हैं और उससे पहले कमला हैरिस से उनकी मुलाकात हुई। कमला हैरिस ने उन्हें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं और साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि कमला हैरिस ने क्या कुछ कहा उन्हें। लेकिन एक बार जो साथी हमारे साथ बाद में जुड़े हैं, एक बार और मात्र 45 सेकंड का ये वीडियो है, लेकिन इसे देखना बहुत जरूरी है। कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 15 मिनट 56 सेकंड की बातचीत हुई है। दोनों की जो वीडियो है उसमें से 45 मिनट ये महत्वपूर्ण है, इसको जरूर सुनिए, क्योंकि लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का देश जो है वो भारत कहा जाता है और सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश वो अमेरिका कहलाता है। तो सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश की उपराष्ट्रपति सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को क्या दुहाई दे रही है, क्या समझा रही हैं, ये समझने की कोशिश है और ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे आपके हम सब के लिए, जो भक्त हैं उनके लिए भी और जो देशद्रोही हैं उनके लिए भी, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं उनके लिए भी और जो देश के राष्ट्रभक्त हैं उनके लिए भी, सबके लिए जरूरी है। इस बात को समझिए कि लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, इसे कैसे बचाए रख सकते हैं और इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री को नसीहत देती हुई कमला हैरिस क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनते हैं। Finally, as democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries. और क्योंकि इस समय विश्व भर में गणतंत्र खतरे में है, खतरे का सामना कर रहा है, हमारे देशों के लिए अति आवश्यक हो जाता है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां हमारे सामने क्यों ना आए, हम ये साबित करें कि लोकतंत्र उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है और लोकतंत्र को हमें और अधिक सुदृढ़ बनाना है। तो ये सुना आपने कि चूंकि दुनिया में लोकतंत्र खतरे में है, इसीलिए ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपने देशों और दुनिया में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संस्थाओं की रक्षा करें। प्रकाश जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह गई हैं और इस पर हालांकि आपने अपने ओपनिंग कमेंट में चर्चा की थी, लेकिन इस प्रोग्राम के समापन पे भी जाते जाते लोकतंत्र और लोकतंत्र में भी एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश से क्या कुछ सीख कर आने वाला है, ये जरा समझना चाहूंगा आपसे। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश से कुछ भी सीखकर नहीं आने वाला है, कोई आशा नहीं है। क्योंकि अगर सीखने की बात होती तो सीखने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं कि कोई बात सीखी जा सके, वो बात तो यहां रह के भी सीखी जा सकती थी। दूसरी बात यह है कि जिस तरह कमला हैरिस प्रवचन दे रही है और हमारे प्रधानमंत्री स्कूल टीचर की तरह सुन रहे हैं, मुंडी हिला रहे हैं, सिर हिला रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता और मुझे लगता है कि हमारे लिए सम्मान की बात नहीं है।
हमारे सम्मान को इससे ठेस पहुंचती है कि कोई हमें ज्ञान बांटे, एक उपराष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री को ज्ञान बांटे। सबसे बड़े देश की, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी के सर्वशक्तिमान नेता को कोई ज्ञान की पुड़िया दे, हम भारत के नागरिक हैं उस नाते अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये शिक्षा भी है, ये सोचना चाहिए कि आखिर क्या गलती है, हमने कहाँ क्या छवि अपनी बनाई है दुनिया में, और हमें अपनी छवि को सुधारना चाहिए। हमारी छवि इतनी खराब क्यों हुई है, ये चिंता की बात है। राजीव जी इकबाल लिख रहे हैं कि डेमोक्रेसी का इंडिया में आज क्या हाल है सारी दुनिया जान चुकी है, लेकिन बीजेपी किसी हाल में तौबा नहीं करेगी। ओम प्रकाश सारनाथ कह रहे हैं कि किसानों का किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति के सामने अपनी समस्या रखना मोदी जी की किसानों के प्रति नफरत और क्रोध का नतीजा है। अहमद हुसैन वाघेर हमारे साथ हैं, अहमद हुसैन वाघेर जी हमारे साथ हैं। और उसके अलावा सच का सामना लिख रहे हैं कि संत नाराज, किसान नाराज, नौजवान नाराज, आम जनता नाराज, शिक्षक नाराज, विद्यार्थी नाराज, फिर भी मोदी जी कहे सबसे अच्छा हमारा राज। नंदकिशोर सिरपुरकर कह रहे हैं कमला जी का अंग्रेजी मोदी जी के समझ में नहीं आई। कमरे आलम लिख रहे हैं कि निषाद पार्टी और अपना दल ये दोनों देश की बर्बादी में हिस्सेदार बनेंगे। खैर, एमटी अली हैं जय लोकतंत्र, जय किसान, जय जवान। असलम चिश्ती लिख रहे हैं अतीत में जीने वाली नस्लों का भविष्य बहुत ही अंधकारमय होता है, ये याद रखने की जरूरत है। और ऐसे ही बहुत सारे साथी अपनी बातें। दीपक तिवारी लिख रहे हैं कि प्रधान सेवक और बाबा की डूबती राजनीति के साक्षी 21वीं सदी के लोगों को देखने को मिल रहा है। संजीत सरकार लिख रहे हैं मोदी जी जिंदाबाद। और चलिए, किसी और ने तो लिखा कि मोदी जी जिंदाबाद। और दीपक जी ऐसे ही हमारे साथ हैं। देवेंद्र चटर्जी लिख रहे हैं जिसको लोकतंत्र का समझ नहीं उसको पाठ पढ़ाना पड़ता है। राजीव जी बिल्कुल उनको पाठ पढ़ाना। और सच से सामना कह रहे हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तौसीफ राजा लिख रहे हैं कि गुड न्यूज। और वीरेंद्र कुमार यादव लिख रहे हैं तब तो आरएसएस की ट्रेनिंग बेकार ही जाएगी। तो तमाम साथियों, अब इस कार्यक्रम को क्या कहते हैं आप समाप्त करूं। इंदु प्रकाश वर्मा भी लिख रहे हैं कि मोदी देश को केवल अपने मित्रों को सारा देश सौंपने की कसम खाए हैं। जो कर रहे हैं इसके लिए वो दुनिया नाराज हो जाए तो मोदी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये अपने मित्रों के लिए सब कुछ सौंपेंगे, लेकिन इसके लिए अगर पूरी दुनिया से नाराजगी मोल लेनी पड़े तो वो नाराजगी ले सकते हैं। कनाडा की बैठक, अभी एक खबर और भी आ रही है कि जो बाइडेन जो हैं वो उधर मुलाकात कर रहे हैं अलग अलग देशों से, देशों के राष्ट्राध्यक्षों से, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे भी जल्दी मुलाकात होगी। और इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा आप लोगों से। हमारे दोनों साथी हमारे साथी प्रकाश हिंदुस्तानी जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहे पूरे घंटे भर। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने विचारों से देश दुनिया को आप लोगों ने अवगत कराया, इसके लिए और आपने समय निकाला। आप दोनों को बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी आपको बहुत धन्यवाद, अमलेंदु जी आपको बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असलम चिश्ती लिख रहे हैं जिस अर्थव्यवस्था का पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उस अर्थव्यवस्था को भाजपा ने अकेले ही 7 साल में जमीन में धंसा दिया। आदिफ खान हाय लिख रहे हैं। जगवीर सिंह लिख रहे हैं कि महोदय सर्वशक्तिमान का मतलब जानते हो, पेट्रोल डीजल गैस पर बात और जवाब नहीं। आरबी यादव भी हैं। जय किसान लिख रहे हैं। रोनी लोबो भी हेलो लिख रहे हैं। रोनी भाई आपको भी हेलो। कामिल शेख भी हैं। अशोक मिश्रा लिख रहे हैं चाहे जितने लोग, अशोक मिश्रा जी लिख रहे हैं चाहे जितने लोग एक हो जाएं मगर मोदी योगी को हराने वाला नहीं पैदा हुआ है। ये तो बहुत बड़ी बात कर दी भाई साहब आपने, अशोक मिश्रा जी। ब्राह्मण सभा में आप गए थे लगता है। ये जो सभाएं हो रही हैं अगड़ों की पिछड़ों की, उसमें से किसी सभा में जरूर गए हैं आप, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं कि कोई पैदा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी के समय भी लोग ऐसे ही कहते थे कि इंदिरा गांधी को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार जीत कर जरूर आएंगे क्योंकि इंडिया शाइनिंग का बहुत महान असर हो रहा था।
उसके बाद 2 बार 2 टर्म में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे, बहुत ही सादगीपूर्ण। उनको भी लगता था कि तीसरा टर्म जीत के आएंगे, लेकिन हार गए। तो इसलिए जो आता है वो जाता है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होती है। अशोक भाई, आप अपनी बात रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी बात से मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूं, और खुले तौर पे मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो आया है वो जाएगा। जब जीवन नहीं रहता तो पद और कुर्सी की क्या बात करें। ये थोड़ी सी फिलॉसफी है, लेकिन सही है। असलम चिश्ती भी हैं, देवेंद्र चटर्जी, जावेद इकबाल जी हैं, गुड नाइट, शुभरात्रि, शब्बा खैर लिख रहे हैं। नंदकिशोर सिरपुरकर हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। इकबाल खान हैं, क्या चंदन पगड़ी टोपी क्रॉस सब अपने ही आसासे हैं, बड़े नादान कातिल हैं जो खून के प्यासे हैं, लिख रहे हैं। वाह इकबाल खान जी, वाह। दीपक तिवारी हैं, प्रधान सेवक और बाबा की डूबती राजनीति के साक्षी 21वीं सदी के लोगों को देखने को मिल रहा है। बबलू बिंद हैं हमारे साथ, उसके अलावा अहमद साफी भी हैं। कमला हैरिस के बयान को ट्रांसलेट किया गया है, लिख रहे हैं। अशोक कटियार हैं, बीजेपी गद्दारों की पार्टी है, गद्दारों की, लिख रहे हैं। बबलू बिंद लिख रहे हैं, भाजपा को देश के लिए काम करने का मौका दिया था, पर इसने तो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी। और सच का सामना, गुड नाइट लिख रहे हैं। एमटी अली, अशोक मिश्रा जैसे अंधभक्त अभी भी देश देख नहीं सकते देश की हालत। डीके महाराज लिख रहे हैं, ये न्यूज चैनल किसका विरोध करने के लिए है। महाराज जी, अब आपको क्या बताऊं, आप बताइए। जिसका विरोध करना हो बैठ के विरोध करेंगे। अखबार और पत्रकारिता का काम ही यही है, मीडिया का काम ही यही है कि आईना दिखाओ। सच का आईना आपके सामने लेकर आता हूं। नितिन कुमार हैं ये, उसके अलावा मोहम्मद रब्बानी हैं, अशोक कटियार। तो तमाम साथियों, अब आप लोगों से विदा चाहता हूं, मुझे दीजिए इजाजत, और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे दूसरे कार्यक्रमों के साथ, और कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक आपसे विदा लेता हूं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।